नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नया बाजार मार्केट के अतिक्रमणों की होगी पुनः जांच, दुकानदारों ने लगाया गलत गणना का आरोप। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुरू किया निश्चितकालीन हड़ताल, विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रबंधन ने 3, 5 और 6 जून को होने वाली परीक्षाएं की स्थगित। और दोपहिया वाहनों की चोरी के मामले में जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने विगत वर्षों में जबलपुर सहित आसपास के जिलों से चोरी हुए 125 दोपहिया वाहन किए बरामद। 15 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। नया बाजार में फंसे नगर निगम के 38 करोड़ रुपयों की वसूली फिलहाल टल गई है। दुकानदारों की मांग पर पुनः गणना कराई जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा कराई गई गणना गलत है। नया बाजार के व्यापारियों की सुनवाई महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा की गई। व्यापारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की जो गणना कराई गई है वह गलत है, लिहाजा पुनः गणना कराई जाए। लिहाजा अब अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही और प्रीमियम की वसूली दोनों टल गई। जो आप प्रपोजल हमें देंगे, हम एक बार उससे शासन से और बात कर लेंगे, आप दे दीजिए तो हम यहाँ से दस्तखत करके अधिकारियों के दस्तखत करके हम दे देते हैं। और मैं मध्यस्थ हूँ, मैं उसमें दस्तखत नहीं करूँगी, अधिकारी दस्तखत करेंगे। मैं आपके पास भेज दूंगा तो आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इतने लोगों के दस्तखत करा के नगर निगम के हिसाब से लगभग 38 करोड़ रुपए की प्रीमियम और बाकी की राशि उन दुकानदारों से लेनी है, परंतु उनकी आपत्ति थी कि जो कैलकुलेशन किया गया है, जो गणना की गई है वो ठीक नहीं है। तो आज उनके एडवोकेट्स के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और व्यापारी संघ के बीच में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपने कागजात दिखाए और उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए वो उन्होंने दिखाया। नगर निगम ने अपने जो शासन के आदेश हैं और जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से कागज़ दिखाए। अंततः यही तय हुआ कि वो जो चाहते हैं वो कागज़ हम लोगों को आज बनाकर देंगे और उस कागज़ को हम लोग तत्काल रूप से शासन को पुनः भेजेंगे कि उसमें सरकार रिव्यू करे। 2012 में जो आपने गणना के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव संभव हो, उनको राहत मिल सकती हो तो राहत प्रदान करें। बहरहाल नया बाजार में 20 फीट तक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है और पूरा मामला पुनः राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र आवेदकों के खाते में 10 जून से 1000 रुपए की राशि प्रति माह आने लगेगी। जिन महिलाओं के आवेदन पत्र स्वीकृत हो गए हैं, अब उनकी पात्रता के पत्र घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 जून को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र आवेदिकाओं के खाते में सरकार 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर देगी। इसके पहले पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में विधायक अशोक रोहानी ने लाडली बहना योजना की पात्र आवेदिकाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बीएलओ के साथ मिलकर पात्र महिलाओं को घर घर जाकर स्वीकृति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घोष किया था, आज उसका सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद स्वीकृति पत्र घर घर हमारा कार्यकर्ता देने जा रहा है। उसी की शुरुआत आज हमने यहाँ से की है। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर वहाँ के बीएलओ के साथ, वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ घर घर जाकर यह स्वीकृति पत्र उनको वितरित करेगा कि आपका 1000 रुपये महीना जो आपको मिलना है वो स्वीकृत हो चुका है। 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से आपके खाते में 1000 रुपये हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का प्रयास है कि 9 जून तक सभी पात्र महिलाओं तक स्वीकृति पत्र पहुंचा दिए जाएं। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मेयर इन काउंसिल और नगर निगम के सदन द्वारा 38 कर्मचारियों को विनियमित किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद भी अधिकारी आदेश नहीं निकाल रहे हैं। इस बात की शिकायत करते हुए कर्मचारी संगठन ने जल्द आदेश निकाले जाने की मांग की है। नगर निगम तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मुलाकात कर उन 38 कर्मचारियों को जल्द विनियमित कराने की मांग की, जिन्हें 2017 की लिस्ट में छोड़ दिया गया था। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया है कि एमआईसी एवं सदन की स्वीकृति के बाद भी अधिकारी आदेश नहीं निकाल रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। विगत 2017 से जो हमारे कर्मचारियों को विनियमित किया गया था,
उसमें हमारे ऐसे 38 कर्मचारियों को छोड़ दिया था, जिसमें शासन का कहना था कि इनको सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि ये सारे कर्मचारी कोर्ट से आए थे। इस मामले में स्वीकृति माननीय MIC के द्वारा, सदन के द्वारा दी गई है। हम उसी विषय में आज महापौर जी से हमने चर्चा की, उन्होंने इसको कर दिया है। निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक हमारे इन 38 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको बोला है। 1 हफ्ते के अंदर इसके आदेश जारी हो। महापौर ने कर्मचारी संगठन को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही स्थापना शाखा से आदेश जारी कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विकास को आधार बनाकर भाजपा द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा, यह कहना है केंद्र के इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। मीडिया से चर्चा करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हासिल करती है, जनता इस बात को समझ चुकी है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हासिल करती है, लेकिन कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ भाजपा विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के लोग इस बात को अब जानते हैं कि कांग्रेस से झूठ बोलने में माहिर है और इसीलिए उनका स्वभाव है। हम देखिए, हम लोग तो कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच्चाई है मैं वही कह रहा हूँ। हम तो काम के आधार पर लोगों से बात करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और आज तक की जो परिस्थितियां हैं हम उस पर अगर कोई कमी बेसी है तो उसको देखेंगे। हमारे पास 2-4 महीने का समय है और हम इसी काम में लगे हुए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन भाजपा ने देश भर में आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आदिवासी सम्मान के साथ रहता है और हमने आदिवासियों के लिए जो भी किया है, हमने पूरे देश भर में, हिंदुस्तान के अंदर ट्राइबल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये इसके कारण इस कमिटमेंट के साथ काम किया है। हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी का जब निर्णय हुआ तो एक कमिटमेंट के साथ में हुआ। इस वर्ग को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। उनके इतिहास के बारे में देखिए, मैं उस ज़माने में भी अटल जी के समय में हम जबलपुर में नर्रे नाला के बारे में बात करते थे, रामनगर के बारे में बात करते थे। आज उसका इतिहास लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ शंकर साय रघुनाथ साय के बारे में कांग्रेस ने कभी ऐसे महापुरुषों के बारे में सोचा नहीं। ये है कि इसको हम ठीक से लोगों तक पहुँचा पाएँ। ये जो मैसेज, बाकी आदिवासी कुछ चाहता नहीं, सम्मान चाहता है और इसलिए आदिवासी का सम्मान बरकरार रहे, इस प्रकार का प्रयास पूरे देश में हुए हैं। जबलपुर प्रवास के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस में चुटका परियोजना एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण और अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर जल रक्षा अभियान के तहत शहर की प्राचीन बावलियों को पुनर्जीवित करने की शुरुआत सांसद राकेश सिंह और भाजपा नेताओं ने की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गढ़ा राधा कृष्ण मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन बावली की सफाई का अभियान चलाया गया। जबलपुर के प्राचीन जल स्रोतों को बचाने और जल संरक्षण के उद्देश्य को लेकर रानी दुर्गावती के काल में बनी प्राचीन बावलियों के पुनरुद्धार का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गढ़ा क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन बावली के संरक्षण के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के साथ मिलकर श्रमदान करते हुए बावली की सफाई की। इस दौरान सांसद राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शहर की 2 प्राचीन बावलियों को पुनर्जीवित करने और इन्हें जल मंदिर के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग भी जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहकर हम इससे निपट नहीं सकते। संपूर्ण समाज को अपने अपने हिस्से की भागीदारी उसमें देना है। आज हमने गढ़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास की इस बावड़ी में प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं 40 फीट तक कचरा भरा हुआ था। 40 फीट गंदगी, सभी तरह की गंदगी से ये सराब हो रहा है, लेकिन अभी हम नीचे तक पहुंचते जा रहे हैं और इसमें भी सफाई का काम पूरा करने के पश्चात इसको भी जल मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सहेज कर, संवार कर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें, जैसे हमारी पहले की पीढ़ियों ने हमें सौंपा। अभियान के तहत स्मार्ट सिटी, सांसद निधि और नगर निगम के सहयोग से दोनों बावलियों का विकास किया जाएगा और बावलियों को जल मंदिर के रूप में विकसित कर जनता को समर्पित किया जाएगा।
जबलपुर में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के विवाह के मामले को लेकर मचा बवाल शांत नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि मामला लव जिहाद और युवती का धर्म परिवर्तन कराने से जुड़ा है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों और महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को रोकने सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही ब्राह्मण परिवार की युवती से साजिश के तहत प्रेम विवाह कर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए। हिंदुओं को और समाज को नीचा दिखाने के लिए उसने वायरल किया है ये पोस्ट, जो कार्ड छपा है उसने बकायदा कार्ड को पोस्ट किया है। वो कार्ड देखकर हम हिंदू जितने भी हिंदू हम लोग संगठन है, हम लोग ने देखा, तब उसके बाद हम लोग में एक आग लगी, क्योंकि एक तो हमारी बहन बेटियों से शादी करते हैं, ऊपर से हम लोग को नीचा दिखाने के लिए वायरल करते हैं। उससे हम लोग ने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और हम ये चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और जो इसका दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की जाए और अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अरे यार सर, ये देखा जा रहा है आए दिन मतलब ऐसा ही घटनाएं हो रही हैं और लोग मतलब इसी वजह से हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए क्या प्रयास है? नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी संगठन प्रदेश सरकार से स्थायी कर्मियों के नियमितीकरण, पेंशनर्स को 7वें वेतनमान से पेंशन का भुगतान जैसी 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय में तालाबंदी भी कर दी। कर्मचारी पेंशन नियमितीकरण, पुरानी पेंशन की बहाली सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर 15 मई से लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं की गयी, जिसके विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने हड़ताल कर संपूर्ण कार्य बाधित कर दिया। पुरानी पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विगत 2 वर्षों से हम अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की जायज मांगों के संबंध में हम लगातार मध्य प्रदेश शासन से अपनी मांग करते आ रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि शासन ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की और 15 मई से हम लोग टोकन स्ट्राइक कर रहे थे। इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यवस्थापूर्वक आज 2 जून से प्रदेश के समस्त 13 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी, 5000 से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स पूर्ण रूप से कार्य के बहिष्कार के लिए, अनिश्चितकालीन बहिष्कार के लिए हम लोग विवश हैं। और हमारा यह कहना है कि यदि हमारी जायज़ मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो हम 6 जून के बाद की भी परीक्षाओं के आयोजन संभव नहीं हो पाएगा। रात 2 जून से हमने जो है पूरा तालाबंदी कर दी है। पूरे कार्य इसमें प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर छात्रों का इसमें शोषण हो रहा है, परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, जबकि विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि भाई परीक्षाएं समय पर संपादित हों, उसका परीक्षा फल आए। लेकिन शासन की जो हठधर्मी नीति है उसके कारण ये हमें मजबूरन कदम उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ हमने ये एकाएक कर ये कार्यक्रम ये पिछले विगत 2-3 वर्षों से ये मांग है। और जहाँ तक 7वें वेतनमान से पेंशन देने की बात है, विश्वविद्यालय अपने पैसे शासन को देता है और वही हमें शासन लौटाता है, बैंक का कार्य करता है, लेकिन अपनी हठधर्मी नीति के तहत इस कारण से हम मजबूरन 2 जून से पूर्णतः तालाबंदी करके हड़ताल कर रहे हैं और ये प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में यही हाल है। इधर कर्मचारियों की हड़ताल का असर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर पड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 जून, 5 जून और 6 जून को होने वाली परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में हो रही दोपहिया वाहनों की चोरियों के मामले में जबलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 60 लाख रुपए से अधिक कीमत के 125 चोरी किए हुए दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। जबलपुर और उसके आसपास के जिलों से विगत वर्षों में चोरी हुए करीब 125 चोरी किए हुए वाहनों की बरामदगी में जबलपुर पुलिस को सफलता मिली है। 60 लाख रुपए कीमत के यह दोपहिया वाहन शातिर चोरों ने चोरी किए और फिर इन्हें या तो गिरवी रख दिया गया या फिर बेच दिया गया। पुलिस के द्वारा वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों और पूर्व में हुई वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर बीते 1 माह से पड़ताल शुरू की गई।
पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं को घटित करने वाले शातिर चोरों की निगरानी करते हुए उनकी धरपकड़ शुरू की और इनसे एक के बाद एक चोरी किए हुए लगभग 125 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। इस संबंध में एडीजी उमेश जोंगा और एसपी जबलपुर टीके विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में वाहनों की चोरी करने और खरीद फरोख्त करने वाले 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें शातिर चोर भी शामिल हैं। यह लोग वाहन चालकों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहनों को डुप्लीकेट चाबी की सहायता से खोलकर चोरी कर लेते थे और फिर चोरी के वाहनों को या तो गिरवी रख देते थे या कम दामों पर बेच देते थे। इस पूरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और 15 से अधिक थानों की पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। 3-4 आरोपियों को पहले चिन्हित किया था जो वाहन चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़े गए थे। उसके साथ फिर उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरी गैंग को इन्होंने पकड़ा है, जिसमें 15 से 16 लोग हैं और उनके अन्य साथी भी है। इसके अलावा 125 के अलावा और भी वाहन अभी लगातार जब्ती होते जा रही है। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आगे से ये वाहन चोरी की गैंग जो अभी सक्रिय है उसमें काफ़ी रुकावट आ जाएगी। इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये सारे चोरों ने जिस तरह से ऑपरेट किया है कि डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते थे, सार्वजनिक स्थानों से वाहन चोरी करते थे और इसको कहीं ना कहीं कभी गिरवी रख के कभी कम कीमत पे क्रय करके अपने इस धंधे को कर पा रहे थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जीवन यापन के बारे में लगातार MAMS के आधार पर जब भी जेल से छूटेंगे हमारी चेकिंग लगातार जारी रहेगी ताकि हमारी वाहन चोरी की वारदातों का अंकुश लगा रहे। पुलिस अधिकारियों की माने तो प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, हरदा जिलों से चोरी हुए दोपहिया वाहन जब्त हुए। वाहनों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। रांची थाना क्षेत्र बंगाली कॉलोनी में क्षेत्रीय लोगों ने 3 चोरों को पकड़ लिया। तीनों चोर एक घर की ग्रिल और छड़ें चोरी करके भाग रहे थे। इस मामले में क्षेत्रीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पकड़े गए तीनों चोरों से पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगाली कॉलोनी में रहने वाले अभिजीत चौधरी अपने पुराने मकान की मरम्मत करवा रहे हैं। उनके द्वारा ग्रिल और लोहे की छड़ें आंगन में निकाल कर रखी गई थी। इस लोहे के सामान को चोरी करने सुमित केवट, मुकेश कोल और राजकुमार घर में घुस गए। तीनों सामान चोरी कर ले जा रहे थे, तभी क्षेत्रीय लोगों और अभिजीत ने तीनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अभिजीत चौधरी है मड़ई का, उन्होंने प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाया था कि उसके घर से 2-3 लड़के लोहे के सरिया चोरी करते हुए पकड़ा गया करके उस पर हमने धारा 379 का मामला कायम करके तीनों आरोपी है सुमित उर्फ जयसो केवट और मुकेश कोल और राजकुमार कोल, ये तीनों को गिरफ्तार करके तीनों के मेमोरेंडम से हम मसूदा लोहे की सरिया जब्त करके उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। तो न्यायालय द्वारा उन्हें जेल दाखिल किया गया है। पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी पता लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री खंडवा खरगोन के रास्ते हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 18 से 20 जून के बीच मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मानसून इंदौर, भोपाल में पहले आएगा, उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर में बादल बरस सकते हैं। मध्य प्रदेश में 18 से 20 जून के बीच मानसून की एंट्री की संभावना है। प्रदेश में मानसून की एंट्री खरगोन और बुरहानपुर के रास्ते हो सकती है। पिछले साल भी मानसून यहीं से आया था। सबसे पहले इंदौर और भोपाल में मानसून की एंट्री होगी, उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर में मानसून सक्रिय होगा। 3 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से गर्मी का असर कम होने की संभावना है। हालांकि 9 तपा के आखिरी दिन तापमान में कुछ बढ़त दर्ज की गई। हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण गर्मी ने फिर असर दिखाना शुरू किया। जिले का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग जो सूरज आग उगल रहा है, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि सहन नहीं हो रही। इस कारण चलते चलते हम एक पेड़ के नीचे भी आके खड़े हो गए क्योंकि गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में ऐसी भीषण गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी, ये आशा लेके हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पर्यावरण को जो धड़ाधड़ से जो पेड़ की कटाई हो रही लगातार और शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और इस कारण मेरे ख्याल से गर्मी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।